दोस्तों, हम सभी को पता है कि जिसने लाइफ को खुलकर जिया उसे मुकाम भी मिले और खुशियाँ भी। और जो सोचता रह गया वो तो बस सोचता ही रह गया। हो सकता है कि आपने किसी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू तो किया हो, लेकिन बीच रास्ते में आपका सामना बहुत सारी मुश्किलों से हो गया। ऐसे में शायद आप वापस लौटने की सोच रहे होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि बीच रास्ते से वापस आने से पहले आप एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनिए जो आपको बताएगी कि जब मंजिल का सफ़र शुरू कर ही दिया तो अब पीछे मुड़ने की क्या ज़रूरत। और ये सक्सेस स्टोरी है एक ऐसे ब्रांड की जो बिल्कुल अपना सा लगता है। भले ही हम इसे अपने पाँव में पहनते हैं, लेकिन ये हमारे दिलों पर राज करता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के जाने माने फुटवेयर ब्रांड बाटा की। बाटा कंपनी की बुनियाद 24 अगस्त 1894 में थॉमस बाटा ने लुसन स्विट्ज़रलैंड में रखी। इन दिनों में वो फिनंशियल डिफ़िकल्टीज से जूझ रहे थे। उनके पास फुटवियर बनाने के लिए जो लेदर एज आ मटीरियल यूज़ होता था उसको ख़रीदने के लिए भी पैसे ना थे। तो इसीलिए इन्होंने कैनवस को ख़रीदा और उसे यूज़ करके शूज़ बनाना शुरू कर दिए। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये मार्केट में इतनी जल्द फेमस हो जाएंगे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, थॉमस बाटा अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। 1904 में अमेरिकन जो मास प्रोडक्शन कर रहे थे उनसे इन्होंने मास प्रोडक्शन करना सीखा और बाटा कंपनी पूरे यूरोप में पहली ऐसी कंपनी बन गई जो मास प्रोडक्शन कर रही थी। बाटा कंपनी के शूज़ अपनी सिंप्लिसिटी, अपने लाइट वेट, अपने स्टाइल और अपनी अफोर्डेबल प्राइस के लिए जाने जाने लगे। बाटा एक्सीलेंट क्वालिटी के शूज़ अफोर्डेबल प्राइस में सेल करने लगा और ये बहुत ही कामयाब रहा। और इसके बाद कंपनी की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान मिलिट्री के ऑर्डर की वजह से कंपनी की सेल काफ़ी बढ़ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद ग्लोबल इकॉनमी फ्लम्प आया, जिसकी वजह से मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी गिर गई, जिससे बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। इस दौरान थॉमस बाटा ने इस क्राइसिस को बहुत ही क्लेवरली रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने अपनी सारी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को आधा कर दिया और उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को एग्री किया कि उनकी सैलरी को 40% रिड्यूस कर दिया जाए, पर बदले में उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को फूड, क्लॉथिंग और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दी। इसके अलावा थॉमस बाटा ने अपने एम्प्लॉइज़ को कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा देना शुरू कर दिया। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉइज़ का शेयर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये सारे एम्प्लॉइज़ कंपनी की सक्सेस में पार्टिसिपेट करने लगे। बाटा ने ये जो प्राइस ड्रॉप किए थे, कस्टमर ने इसको ड्रामेटिक तरीके से रिस्पॉन्ड किया। जहां एक तरफ सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बंद करने पर मजबूर हो गए थे, वहां बाटा की डिमांड मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। बाटा ने एक और स्ट्रैटेजी बनाई। ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो सेल कर रहा था उसकी सेलिंग प्राइस को कम करने के लिए जो इनपुट यूज़ हो रहे थे उसको भी, उसकी कॉस्ट को भी कम करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई। इन्होंने एक टाउन बनाया जहां पर सारे प्रोसेस को इन हाउस ही प्रोड्यूस किए जाने लगा, ताकि सबकी कॉस्ट कम से कम की जा सके। किसी भी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा या तो रॉ मटेरियल यूज़ होता है या लेबर। इसीलिए इन्होंने जितने भी रॉ मटेरियल शूज़ बनाने के लिए यूज़ होते थे इनको इन हाउस ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने लेबर के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। ना सिर्फ इतना ही, इन्होंने फूड की रिक्वायरमेंट, यहाँ तक कि जो एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है फैक्ट्री के अंदर ही, उसको भी इन हाउस ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इस तरह कंपनी अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने में लग गई। इसकी मदद से वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी कम करने में कामयाब हो गई। अब मार्केट में मास प्रोडक्शन करने के लिए बाटा ने एक और कमाल की प्राइसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी, जिसमें बाटा अपनी किसी भी प्रोडक्ट को उसके नियरेस्ट नंबर 9 में करके सेल करता था। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस $10 है तो वो उसे $9.99 करके सेल करती थी।
जिससे उस प्रोडक्ट की प्राइस अट्रैक्टिव लगती थी। एग्जैक्टली ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहाँ से आई ये किसी को भी नहीं पता, पर इसका फ़ायदा बाटा को बहुत हुआ और बाटा आज भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। जब थॉमस बाटा 56 साल के थे, एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद उनके बेटे ने बिजनेस को संभाला। बाटा न सिर्फ बिजनेस कर रही थी बल्कि वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करना चाहती थी। वो लोगों को वैल्यू फॉर मनी देना चाहती थी और इस फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हुए जॉन एंटोनी बाटा, जो कंपनी के सक्सेसर थे, वो कंपनी को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना चाहते थे। बाटा कंपनी बहुत ही जल्द यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में तेज़ी से फैलने लगी। आज बाटा पूरी दुनिया में 70 से भी ज़्यादा ममालिक में स्प्रेड हो गई है और 18 से भी ज़्यादा ममालिक में इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। बाटा का ये एस्टिमेशन है कि एक दिन में 1 बिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर को वो सर्व कर रही है। ये कंपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल पर वर्क कर रही है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। अब बात करते हैं बाटा ने अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बनाई। इसके लिए पहले मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, बिल्ड रिलेशनशिप एंड दैट रिलेशनशिप विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। बाटा भी इसी फिलॉसफी पर वर्क कर रहा था। बाटा अपने कस्टमर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने पर फोकस करता था। इन दिनों फुटवेयर का मतलब बाटा हुआ करता था। लोगों की नेट डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी कम होती थी और लोग इतने फैशनेबल भी नहीं होते थे, जिसकी वजह से बाटा लोअर और मिडिल क्लास को फोकस कर रही थी। बाटा अपनी रिलायबिलिटी और क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती थी। बाटा उन दिनों फैशनेबल प्रोडक्ट सेल नहीं करती थी और ना ही एडवर्टीजमेंट पर बिलीव करती थी। बाटा अपनी प्रोडक्ट अपने रिटेल स्टोर से ही सेल करती थी और बाकी प्रोडक्ट या तो होल सेल कस्टमर के थ्रू या किसी और तरीके से सेल करती थी। बाटा अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन पर ही फोकस कर रही थी। बाटा की सेल इतनी बढ़ गई थी कि उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी क्वालिटी गिरने लगी। कंपनी के लॉयल कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट और दूसरे ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। इसके अलावा लोगों की नेट इनकम भी बढ़ने लगी और लोग फैशनेबल होने लगे। लोग फैशन पर फोकस करने लगे, लेकिन बाटा ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और बाटा अभी भी लोअर और मिडिल क्लास पर फोकस कर रही थी, जिसका फ़ायदा चाइनीज़ और दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को मिलने लगा। इसी दौरान दूसरी कंपनियों ने फुटवेयर के मार्केट शेयर को कैप्चर करना शुरू कर दिया। क्योंकि बाटा ने सही वक्त पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसीलिए बाटा का शेयर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। 2000 तक पहुंचते पहुंचते कंपनी को काफ़ी नुकसान हो चुका था। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे पैरागॉन, रिलैक्सो, खादिम्स और श्री लेदर जैसे ब्रांड कंपनी के लिए गजब का कंपटीशन क्रिएट कर रहे थे। इसके अलावा बाकी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी भी मार्केट को कैप्चर करने लग गई। अब बाटा फिर से अपना मार्केट शेयर रिगेन करना चाहती थी, जो इसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। बाटा कंपनी अपने कस्टमर का बाटा ब्रांड्स की तरफ नज़रिया बदलना चाहती थी, बजाय इसके कि कंपनी को पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसको करने के लिए कंपनी ने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग किया। उसने अपनी प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश शुरू कर दी, पर फिर भी बाटा आज मार्केट में सरवाइव करने के लिए भी जूझ रहा है। अब बात करते हैं बाटा के लिए रिकवरी स्ट्रेटजी की। अब क्योंकि लोगों की नेट डिस्पोजेबल इनकम बढ़ चुकी है, इसलिए बाटा को अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास को भी फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि बाटा कंपनी भी अपर सेगमेंट में एंटर हो चुकी है, लेकिन लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्योंकि बाटा कंपनी लोअर और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए जानी जाती थी। इसको क्लियर करने के लिए बाटा कंपनी को एक्सीलेंट मार्केट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा लोग अब फैशन कॉन्शियस हो गए हैं, तो बाटा कंपनी को इस सेगमेंट पर भी टारगेट करना चाहिए।